अगर यहाँ कोई हिंदू लड़का अगर मुसलमान होकर शादी करे तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी और बड़े बड़े लीडर हैं वो भी वापसी के लिए बोलते हैं कि भाई वापसी हो जाओ। तो फिर हिंदू कमेटी ने मेरा समझो उन्होंने बोला कि भाई आप यहाँ से इस्लाम से वापसी आ जाओ, हम आपको इंडिया ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन मैंने बोला मैं इस्लाम से पहले भी इम्प्रेस था, अब भी हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा। मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया था कि अभी तक वो मिलते नहीं है मेरी मम्मा से, ना ही मिलने देते। इन्हें बोला था कि इन दोनों को गोली मार दो। इस्लाम में तुम दाखिल तो कर सकते हो लेकिन निकालने का तुम्हें कोई जवाब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरीन शो। दोस्तों, आज जो स्टोरी लाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम दिखाएंगे कि जब गैर मुस्लिम को इस्लाम वहदानियत नज़र आ जाती है तो वो अंदर ही अंदर इस्लाम को कबूल कर लेता है। जो इस्लाम को दिल से कबूल कर लेता है वो अपनी जान को देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस्लाम से नहीं फिरता। कुछ ऐसी ही आज की हमारी स्टोरी होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बस ये है कि अल्लाह का जितना भी शुक्र करा जाए कम है। अभी बस मैं आप लोगों की दुआओं से और एक तो इस्लाम में दाखिल होने के बाद मेरा सबने साथ दिया, लेकिन पहले मुझे बहुत प्रेशराइज किया गया था तो हिंदू कम्युनिटी ने। उसके बाद मुसलमान करके मुझे कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में पेश करने के बाद मुझे प्रेशराइज किया गया था। मौलवी हाफिज़ रहमान था मिरपुर खास में जामा मस्जिद, उन्होंने बोला कि भाई आप नॉन मुस्लिम हो। फिर हिंदू कमेटी ने मेरा समझो उन्होंने बोला कि भाई आप यहाँ से इस्लाम से वापसी आ जाओ, हम आपको इंडिया ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन मैंने बोला मैं इस्लाम से पहले भी इम्प्रेस था, अब भी हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा। मुझे ना ही किसी ने अगवा किया था ना ही वर्गलाया था। हाँ, इस जगह अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान होती है तो उसको मुसलमान लड़के के साथ शादी कराई जा सकती है। अगर यहाँ कोई हिंदू लड़का अगर मुसलमान होकर शादी करे तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी, हमारे पॉलिटिकल साइंसदान भी और बड़े बड़े लीडर हैं वो भी वापसी के लिए बोलते हैं कि भाई वापसी हो जाओ, आपको कोई। हालांकि मुझे किसी ने अगवा भी नहीं किया, ना ही किसी ने ये कि ज़ोर ज़बरदस्ती जो आजकल बोलते हैं कि भाई ज़ोर ज़बरदस्ती करके मुसलमान किया जाता है, वो मेरे साथ किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। और ना ही मेरे साथ कोई ये कि भाई मुसलमान होने के बाद ये कर देते वो कर देते, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं अपनी रज़ा खुशी से मुसलमान हुआ। फिर ये कि मेरे साथ मुश्किल आते 7 महीने मेरा हाई कोर्ट में केस चला। 7 महीने मेरी वाइफ को दारुलमान भेज दिया, डेट बाय डेट। एक डेट आए, दूसरी आए, तीसरी आए, ऐसे करके 7 महीने तक ये दारुलमान रही। क्या कि वो उन्होंने बोला कि शायद लड़का वापसी आ जाए और ये लड़की अपने अम्मी अब्बू के पास वापसी चली जाए। हाई कोर्ट के ऑर्डर पे लड़की अपने अम्मी अब्बू के साथ भी गई थी 10 दिनों के लिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर से कि शायद इसको कोई प्रेशर है, प्रेशराइज किया गया। दारुलमान में 7 महीने के रहने के बावजूद भी 10 दिन तक उनको वापसी भेजा था कि शायद ये इसका माइंड फ्रेश हो जाए तो ये वापसी बयान ले ले। लेकिन जब ये वापसी आई तो इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे अपने शौहर के साथ ही रहना। इसीलिए मैं जब गया मिरपुर खास में एक MNA है अभी हरीराम किश्वरी लाल, उन्होंने मुझे बोला था कि आप आ जाओ वापसी तो मैं आपको इंडिया भेजूंगा। इंडिया भेजूंगा, इंडिया में आपको घर मिलेंगे, ड्यूटी मिलेगी, सब मिलेगी। मैंने बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही आपका घर चाहिए, ना ही इंडिया जाना चाहिए, लेकिन मैं वापसी नहीं आऊँगा और मुझे इस्लाम में रहना है। मैं इस्लाम से इम्प्रेस हूँ और अल्लाह का शुक्र है आज मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपने ससुराल में ही रह रहा हूँ। ससुराल में ही रह रहा हूँ। हालांकि जो ऐसा होता है वो नहीं करते। मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। आज मेरा शुक्र अल्लाह का, मैं उनके साथ रह रहा हूँ। माशाल्लाह से मेरी 2 बेटियाँ भी हैं और इस हवाले से बस ये है कि मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या इस्लाम के बारे में जो बोलते हैं आजकल लोग कि भाई इस्लाम ज़ोर के बुनियाद पे करा जा सकता है। और आजकल जो लड़कियों का हो रहा है कि लड़कियां
ज़बरदस्ती मुसलमान करके फिर शादी कराई जाती है, तो ये तो एक प्रोपेगेंडा है। उनको ये है कि जो हमारे बड़े बड़े लीडर है वो सोर्स वाले, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे भी उन्होंने यही बोला था बड़े लोगों ने कि भाई आप वापसी आ जाओ। क्यों आ जाऊँ मैं वापसी? मैं अपनी मर्जी से हुआ मुसलमान, तो मैं वापसी क्यों आऊँ? तो उस हवाले से ये है कि मुझे किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। आजकल जो ये चल रहा है एनजीओ, जो खास करके एनजीओ ये बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं, झूठे दावे कर रही है कि लड़कियों को मुसलमान कर रहे हैं और उनकी शादी करवाई जाती है। लड़कों का भी कर रहे हैं कि छोटे लड़के उम्र के? नहीं, छोटे लड़कियां और लड़कों का भी कहा जाता है। जैसे वो बोलते हैं लड़के भी छोटे उम्र के होते हैं, लड़कियां भी बिल्कुल छोटी उम्र की होती हैं, नाबालिग होती हैं, तो उनको भी मुसलमान किया जाता है। ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। आपकी क्या उम्र थी जब आप मुसलमान? मेरी उस टाइम थी 25। अच्छा, 25। और नाम क्या था आपका मुसलमान होने से पहले? मुसलमान होने से पहले मेरा नाम कृष्ण था। कृष्ण। और कास्ट कौन सी? कास्ट थी मेरे में एक बार। तो कास्ट भी आपने तब्दील की या वही रखी है? नहीं, कास्ट जब मैं मुसलमान हुआ तो कास्ट में मुझे तब्दील करनी है। अच्छा, तो अब क्या है? अब वैसे मेरे को शेख का रुतबा मिलेगा और उसके बाद CNIC में आपने शेख लिखा जी। अच्छा, ये कब का वाक़या है जब आप मुसलमान? कितना अर्सा हो गया इसको? आज 9 साल हो गए। 9 साल पहले? 10वां साल लगा। तब आप 25 साल के थे जी। तो अब आप क्या 33 साल के हैं? जी। माशाल्लाह, आप तो मुझे अभी भी 25 के लग रहे हैं। मुसलमान नहीं किया। अच्छा, मुसलमान करने के बाद, जी, करने के कलमा बाद पढ़ाने के बाद जी। उन्होंने कहा कि मैंने इसको मुसलमान नहीं किया। जी। अच्छा, उसने ऐसा क्यों किया? वो मेरे मामू हैं, दरअसल मीरपुर में रहते, मेरा ननियाल भाई है। मेरे मामू अभी तक हमसे वो लोग नहीं मिलते, मेरी मम्मा से नहीं मिलते। मेरी वजह से मेरी नानी की डेथ हो गई तो उन्होंने मम्मा को भी मेरी मिलने नहीं दिया। तो वो मेरे मामू ने ज्यादा वहाँ सोर्स की थी, ज्यादा जोर लगाया उन लोगों ने हम पे केस किया था ज्यादा कि ये लड़की को जबरदस्ती भगा के लेके गया है और जो भी मतलब इनके ऊपर इल्जाम लगाया था। तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे मामू ने, ये मेरे मामू के पास जॉब करते थे। मेरे मामू MBBS डॉक्टर हैं मीरपुर में। जी, मीरपुर खास में उनका अपना क्लिनिक भी है और वो उनकी अपनी गवर्नमेंट जॉब भी है। तो ये वहाँ पर थे मेरे मामू के पास। MBBS डॉक्टर इतना इन्फ्लुएंशियल तो नहीं होता, क्या वजह है कि? वो बस उनका एक कहना कि आजकल तो कुछ वैल्यू नहीं है वैसे MBBS डॉक्टर की, लेकिन वो समझते मैं कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का MBBS हूँ, तो उन्होंने बहुत ज्यादा फोर्स की थी। हम क्या सियासी लोगों से ताल्लुक था उनका? जी। उन्होंने प्रेशराइज बहुत ज्यादा किया था, मेरी मम्मा को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया था कि अभी तक वो मिलते नहीं है मेरी मम्मा से, ना ही मिलने देते। बोला था कि इन दोनों को गोली मार दो तो फिर हम आपसे मिलेंगे। यानी कि आपके केसेस में दोनों तरफ से खफा थे? जी जी। हिंदू बरादरी एक तरफ और मुसलमान दोनों खिलाफ थे। वो भी मेरे ज्यादा ननियाल वाले थे, ननियाल वाले बहुत ज्यादा मेरे थे। उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर किया था कि आप वापस आ जाओ। मुझे 10 दिन यहाँ बुलाया भी था उन्होंने घर पे ना, कि आप आ जाओ, हम आपकी किसी और से शादी करवा देंगे, इनसे निकाह तोड़ दो। पहले से एंगेजमेंट थी आपकी कोई? नहीं, मेरी कोई एंगेजमेंट कुछ नहीं था किससे पहले से। अच्छा, वो क्या जवाब देते थे कि भाई ये तोड़ दो कि ये हिंदू है या? जी, बस ये मतलब बोलते थे आपने हमारी इज्जत खराब की है, आप हमारी, ये हमारे पास था, ये इसकी क्या वैल्यू, ये क्या कमाने वाला है, आप क्या करोगे इसके साथ, इसका कोई घर नहीं है और कुछ नहीं है पीछे इसके पास, तो आप इसके साथ कैसे रहोगे? आप छोटी उम्र की हो इतनी, आपने इसके पास क्या उम्र थी आपकी तब? मेरी आई थिंक 14 साल थी। 14 साल थी जी। और ये 25 के थे? जी। ठीक। तो इस वजह से वो बोलते थे कि आपने हमारी इज्जत खराब की, आप इनके पास नहीं जाओ, आप वापस आ जाओ। तो बस मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बोला बस जो हो गया अल्लाह मालिक है, मेरे नसीब से शायद इनके पास कुछ हो जाए, अभी नहीं है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी तो मैं इनके साथ ही रही। आज 9 साल हो गए, 10वां साल लगा हुआ हमारी शादी को। 2 बेटियां मेरी। तो आज तक हमारे मामू नहीं मिलते। अच्छा। मामू, नानी की डेथ हो गई, उन्होंने वहाँ आने तक नहीं किया। तो आप तब 14 साल की थी और अब आप कितने साल की हो गई? 25 की हो गई शायद, या 22-23 की, ऐसे ही 22 की हो गई। तो अब तो आप माशाल्लाह मैच्योर हैं। अब अगर पीछे रिफ्लेक्ट करें, जब 14 साल की थी जो आपने फैसला किया था, तो अब आप लगता तो बाज़ाहिर खुश हैं, क्या बीच में कभी पछताया कि भाई ये मैंने गलत कर दिया था, होता बेहतर होता, मैं अपने वालिदैन की बात मान लेती,
और कर देती कहीं नहीं, और वैसे शादी? इन्होंने मुझे बहुत खुश रखा है। मतलब मैं जब से मेरी शादी हुई आज तक 9 साल हो गए, इन्होंने मुझे खुश रखा है। लेकिन वो जहाँ तक माँ बाप की इज्जत देखी जाती है, वो तो जाहिर सी बात है फिर मेरा तरीका गलत था ना। मतलब माँ बाप की जो इज्जत देखी जाती है और माँ बाप को वो देखा जाता है, वो गलत था। लेकिन इन्होंने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी आज तक, वो मैं खुश थी इनके साथ। अच्छा, ये लाजमी है कि मजहब तब्दील किया जाए? ऐसी शादी हो सकती है बगैर मजहब तब्दील नहीं, किए? बगैर मजहब की कैसे शादी होगी तब्दील की? मजहब तो आपको चेंज करना पड़ेगा ना। नॉन मुस्लिम और मुस्लिम कैसे रह सकते हैं सब? ऐसा हो सकता था कि आप इसके मजहब में आ जाती? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मुस्लिम तो नॉन मुस्लिम नहीं हो सकती ना। तो आपने इनको प्रेशराइज किया? नहीं, कि मैंने इनको कोई प्रेशराइज नहीं किया। ये आपने इसके ऊपर कोई जादू टोना किया था? नहीं, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया। कोई धमकी वगैरह दी? नहीं, ब्लैकमेल किया? कुछ भी नहीं। ये मेरे मामू के साथ, मतलब हमारा इन लोगों से फैमिली मैटर भी था। ये हमारे मामू के पास, मैंने आपको बताया ना पहले भी थे, तो ये रोजे भी रखते थे। ये हालांकि अच्छा। थे नॉन मुस्लिम ये, हाँ। लेकिन रखते रोजे भी थे। जब मेरा कोई वो नहीं था, मामू हमारे खुद बताते थे ये बात कि इसको बहुत इंटरेस्ट है इस्लाम में। तो ये कहीं गए होंगे दरगाह वगैरह पे भी, तो उन्होंने नमाजें वगैरह भी कुछ पढ़ी। इनको शुरू से ही था ये, मैंने अपने आप से नहीं, लोगों से भी सुनी है ये बात। अच्छा। मेरे मामू लोग ही बोलते थे, तो मैंने कोई प्रेशराइज इनको नहीं किया। अच्छा, आपका कहना है कि आपसे जब इसका ताल्लुक हुआ, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ, तो उससे पहले ही ये इस्लाम से इंस्पायर थे और रोजे वगैरह रखते थे? जी, पहले ऐसा नहीं कि आपसे अटैचमेंट के बाद इम्प्रेस करने के लिए इसने ऐसा? नहीं, इम्प्रेस करने, उससे पहले ही थे ये। अच्छा जी, वो भी इसलिए पता है कि ये हमारे मामू के पास थे, जॉब करते थे, इसलिए हमें इतनी मालूमात है। वही मौलवी हफीज जहाँ हम इंटरव्यू करके आए, शायद वो स्मार्ट लगते हैं, यंग लगते हैं। हाफिज रहमान। हफीज रहमान, ये अच्छा वो नाम है। हाँ, इसका हम इंटरव्यू करके आए हैं वैसे। अच्छा, वो तो वैसे तो ये हक में लग रहा था कि ये जबरी मजहबी तब्दीली नहीं। वो बाद में जब साईं पीर अयूब जान सरंदी ने मेरा साथ दिया ना, उसके बाद। अच्छा, उसके बाद फिर उसका दिल हुआ? उसके बाद हुआ फिर, जब पीर अयूब जान सरंदी ने मेरा साथ दिया, उसने बोला कि ये लड़का मेरे पास है, अब जिसको भी जो भी जोर लगाना हो लगाओ। बोला इस लड़के ने कोई गुनाह नहीं किया है, इस्लाम कबूल किया है, मैं साथ दूंगा, आप लोग दो ना ही दो। फिर इन्होंने मौलवी भी सारे साईं से मीटिंग करने आए, मुझे मिरपुखास के बंगले में बुलाया। मौलवी जो मिरपुखास के बड़े बड़े उल्मा, वो साईं से मेरी मीटिंग रखवाई उन्होंने। फिर मेरी मीटिंग हुई उनसे, और फिर उन्होंने बोला कि ठीक, वो साईं से एक्सक्यूज करने लगे, सॉरी, बोला हमसे गलती। साईं ने ये बोला कि इस्लाम में तुम दाखिल तो कर सकते हो, लेकिन निकालने का तुम्हें कोई जवाब नहीं है। मौलवी को कहा? मौलवी को कि निकालने का तुम्हें कोई जवाब नहीं। इस्लाम में दाखिल तो हर हिंदू हो सकता है, लेकिन उसको निकाला नहीं जा सकता। अच्छा। जब मुझे वहाँ कोर्ट से ना, कोर्ट मुझे बोला कि कोर्ट में जब पेश किया गया, तो उसके बाद मुझे बोला पुलिस प्रोटेक्शन देके, बोला इसको पुलिस प्रोटेक्शन में रखो। उस टाइम एमक्यूएम का जोर था, तो उन्होंने बोला कि इसको खतरा है बहुत, तो फिर मुझे पुलिस प्रोटेक्शन में रख के और नज़रबंद कर दिया था। किसने करवाया था ये? मुझे जो इनका हिंदुओं का और मुस्लिमों का आपस में दोनों ऊपर से मिल गए, और उन्होंने कहा कि समहाउ इन दोनों, आप दोनों को कुछ प्लस पुलिस प्रोटेक्शन में रखा जाए और साथ साथ में प्रेशराइज भी किया जाए दोनों को कि आप हट जाएं जी, वो उधर हो जाएं, वो उधर हो जाएं। यानी कि मुसलमान हिंदू दोनों मिलके, उसमें सियासतदान भी होंगे, कुछ और भी होंगे। उसमें हिंदुओं ने अपना फायदा सोचा कि भाई हमारा फायदा हो जाएगा, मुसलमानों ने सोचा कि हमारा फायदा हो जाएगा। दोनों ने मिलके प्रेशराइज किया। लेकिन मैं 3 दिन वहीं टाउन थाने में रहा था। 3 दिन। फिर 3 दिन के बाद जब मुझे पेश किया गया, तो जज ने बोला कि मेरी वाइफ को तो इन्होंने दारुलमानी भेज दिया था दूसरे तीसरे दिन ही। खाना कौन लाता था? क्या कौन आपकी तीमारदारी करता था? कोई दोस्त होते थे? क्या जी, मेरा दोस्त होता था वहीद अली वसान, उसने मेरी हेल्प की थी शुरू से लेकर आज दिन तक। वो मेरी हेल्प करता है, उसने मेरी हेल्प की। उसको भी धमकियां आई होंगी? उसको धमकियां आई, उस पे FIR उसने अपनी फैमिली पता नहीं कहाँ से कहाँ भेज दी। वरना मुसलमान और हिंदू कमेटी वाले ये बोलते थे कि हम तुम्हारी ही फैमिली को उठा के ले जाएंगे, ऐसे ही हम शादी करेंगे जैसे तुमने की है।
अच्छा अच्छा, आपकी जो अपनी फैमिली है उसमें ब्रदर्स भी होंगे, सिस्टर होंगे, जी। माँ बाप होंगे। जब आपने ये फैसला कर लिया कि हमने शादी करनी है और आपने मुसलमान होना है, तो पहले से फैमिली को बताया था कि सडनली गया क्या? नहीं, मेरी अम्मी अक्सर मुझे बोलती थी कि तुम ये रोजे वोजे रखते हो ना, ये नहीं रखा करो, नहीं रखा करो। बोलो मुझे आपका रवैया सही नहीं लगता, और आप रोजे क्यों रखते हो? बोलो रोजे हमारे होते ही नहीं रखा करो रोजे। तो मेरा एक शुरू से था, मैं जब नॉन मुस्लिम था तो भी मैं रोजे रखता था, मैं रोजे वगैरह सब रखता था। अब नमाज का, हालांकि मैं दरगाह पे जाता था, मैं ये जो इनके मंदिर वगैरह होते थे वहां पे कभी नहीं गया। किशोरी तो खुद वाणियों कोई दीवान जी, जी। कास्ट का है, तो इनका क्या इंटरेस्ट था, या दूसरे मेघवाड़ कम्युनिटी वाले भी? मेरा जो फुप्पा था ना, वो इनका जो बंगले पे ना खाना पकाना वगैरह जो इनका अपना पर्सनल वो करते थे। अगर वो कहीं साथ जाते थे तो उनको साथ लेके जाते थे। वो जो मेरे फुप्पा थे वो और मेरे अब्बू उनके पास ही रहते थे। अच्छा, हरिराम के पास। तभी उसने यानी कि इसमें इंटरेस्ट लिया और जोर लगाया। हरिराम और खट्टूमल जीवन। और ये किशोरी लाल जो है ये फिर दोस्त है उसका जरदारी साहब का, जी, जी। है ना? उस टाइम बहुत प्रेशराइज किया गया। हालांकि मुझे कोर्ट में मिलने आए थे ये, कोर्ट में मेरे अब्बू के साथ, और हरीलाल, किशोरी और खट्टूमल जीवन और मेरे अब्बू और एक दो और थे। तो इन्होंने बोला, जज ने बोला भाई जो लड़का बोलेगा मुझे वही करना है। तो मेरी जज के सामने उनसे मीटिंग हुई। उन्होंने बोला कि आप, जज को बोला थोड़ा सा टाइम दे दे। बोला टाइम नहीं, जो भी बात होगी यहाँ सामने होगी। उन्होंने बोला आप ठीक है। बोला हो गए मुसलमान। बोला हो गई थी आपसे गलती। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो गलती करूँगा। बोले मैं खुद इस्लाम कबूल किया अपनी मर्जी से, और वापसी मेरी कोई उम्मीद नहीं रखना। इन्होंने मुझे सब बोला ये कर देंगे, इंडिया भेजेंगे, जॉब वगैरह। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। या ये जो है ना पीछे हट गई हूँ, आपने कहा नहीं, अब आपसे नहीं हो सकती। इनके साथ की वजह से ही मैं आगे बढ़ा, इनके साथ की वजह से आगे बढ़ा। और एक जरिया होता है इस्लाम में दाखिल कराने का, कि अल्लाह ताला कोई जरिया बनाता है कि किसके जरिए बनाया जाए। तो मेरा जरिया इनके ही थ्रू था कि इनको मेरा जरिया बना के भेजा था। ताल्लुकात होंगे। आपको दारुल अमान क्यों भेजा गया? आपको तो घर पे भी रख सकते थे, क्या सूरत हाल थी? दारुल अमान इन लोगों ने भेजा कि इसकी ना एज छोटी है, एज छोटी है, इसको दारुल अमान भेज दो। तो इसलिए दारुल अमान में बस ये बोलते थे कि आप 1 महीना रहोगी, 1.5 महीना रहोगी, ऐसे कर करके मुझे 7 महीने, तकरीबन 8 महीने रही थी मैं दारुल अमान में। 8 महीने? जी, दारुल अमान में। कौन से दारुल अमान में? हैदराबाद, कासमाबाद। तो दारुल अमान की जो कंडीशन हालात होते हैं वो तो बड़े खराब होते हैं। कैसे आपने उधर सर्वाइव किया? नहीं, दारुल अमान के हालात तो मेरे जाने से पहले मैंने सुना था कि हालात सही नहीं थे। दारुल अमान के मैडम और वहाँ के इंचार्ज जो सब आपस में मिली होती थी। लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ था कि वहाँ एक लड़की की लास्ट डेट थी। जब वो मतलब कोई उसका केस था तो उसकी लास्ट डेट थी, वो जा रही थी। तो उसको लड़कियों ने बोला हम तो यहाँ फंसे हुए हैं, हम नहीं निकल सकते, आप यहाँ से आज चली जाओगी। तो आप यहाँ पे जज को बोल कर जाना कि यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये सही नहीं है। यहाँ की मैडम और जो भी हैं सब मिले हुए, वो रात में भेज देते हैं लड़कियों को, फिर सुबह में वो आ जाती हैं। पुलिस वगैरह जो बाहर के सब मिले हुए। तो उसने बड़ी मुश्किल से माना। उसने सोचा नहीं कहीं मैं दोबारा वापस ना आ जाऊँ यहाँ पे ना। तो उसको लड़कियों ने मनाया, फिर उसको बोला। तो उसने वहीं पे जज को जाके ऐसी ऐसी बात बोली। तो जज ने एक्शन लिया उस पे। जज कौन होगा उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जज ने एक्शन लिया और फिर वहाँ पे जज ने छापा मारा। तो वही था जो उसने बात बोली, रात में वही केस था। तो फिर वहाँ पे जज अपनी ड्यूटी जैसी करता रहा। वहाँ पे 2-3 बार आया, वहाँ के सारे स्टाफ चेंज हुए, पुलिस वाले चेंज हुए, सब पे सख्ती करी। तो वहाँ पे जब कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था, बहुत ज्यादा सख्ती थी। इतनी आसानी से मिलने नहीं देते थे फिर किसी से भी, या मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं या ये भी आ रहे हैं तो इतनी आसानी से कोई मिलने भी नहीं आता था। ये आते थे लेटर लेके, कोर्ट का लेटर होता था, फिर मैडम देखती थी, फिर वो मुझसे आके अंदर पूछती थी कि ऐसे ऐसे यहाँ है, आपको मिलना है, आपकी मर्जी है तो आप मिलोगी, वरना आप नहीं मिलोगी। तो फिर बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई थी। सही था वहाँ पे सिस्टम बाकायदा। वहाँ पे ये था कि सिलाई वाली आती थी लड़कियों को, वो सिलाई सिखाती थी। और जो लड़कियाँ नॉन मुस्लिम होती थी, मुस्लिम अगर हुई हैं तो उनको कलमा पढ़ाना, कलमे याद कराने। और जो पढ़ी लिखी नहीं थी उनको काम करवाना।
या जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होती थी उनको ट्यूशन देना, वो ट्यूशन की भी होती थी, और काम वगैरह जो था वो सारी लड़कियां अपना वहाँ खुद करती हैं। अच्छा, नॉन मुस्लिम को जो लड़कियां जब मुस्लिम नहीं हुई हैं उनको कलमा याद पढ़ाना ये ड्यूटी क्यों लगाई उन्हें, किसने लगाई? उनकी सिपारे वाली एक टीचर होती थी। अच्छा, वो आती थी वहाँ पे, वो उनको सिखाती थी कुरान, नई मुसलमान जी, वो कलमे पहले याद करवाती थी, फिर सिपारा पढ़वाना। और जो मुस्लिम भी ऐसी होती हैं जिनको नहीं याद होते ज्यादा, तो उनको पढ़ाना, सिपारा पढ़ाना, तो उनको भी करती थी वो उनके टीचर वहाँ पे। फिर वहाँ से खाना वगैरह बाहर से आता था, और जो किसी का अपना भिजवाता था तो उसकी अपनी मर्जी, उसका बाहर से आता था। अच्छा, आपकी अम्मी और अब्बू भी आते थे उधर? जी, मेरी अम्मी अब्बू भी आए वहाँ काफी दफा मिलने। अच्छा, मामू वगैरह भी आए थे मेरे। वो अक्सर क्या कहते थे आपको कि क्या करो? वो बस यही बोलते थे कि आप देख लो आपका फैसला क्या है, सही है गलत है, वो तो मुझे ये, लेकिन इतना मुझे प्रेशराइज नहीं था कि आपने छोड़ना है जबरदस्ती, आपने करना, लेकिन मामू की तरफ से मेरे बहुत ज्यादा था। आपके मामू का प्रेशर था, इसलिए आपके अब्बू और माँ बाप भी प्रेशराइज करते थे, वरना वो इतना ज्यादा नहीं। मेरे अब्बू तो मतलब समझो इतना ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन थोड़ा सा मेरी मामू बोलते थे अम्मी को कि आप बोलो, लेकिन वो इतना नहीं बोलते थे। मामू बहुत ज्यादा थे, वो बोलते थे प्रेशराइज थे कि बहुत ज्यादा करो। लेकिन आपको पता है माँ बाप तो फिर चीज ऐसे है ना कि मैं गई हूँ, जो भी मेरा काम ऐसा सही तो नहीं था, लेकिन माँ बाप को तो फिक्र होती है ना बच्चों की, तो वो इस सोच से बोलते थे, वो सही बोलते थे माँ बाप, सही, वो ये बोलते थे। ठीक, हो सकता है मामू इन्फ्लुएंसर ज्यादा हो इसलिए प्रेशर कर रहा हो, फैमिली का बड़ा हो सकता है, मामू वो मुंबई का बस सारे का। उनकी अभी तक सोच ये थोड़ा सा गांव टाइप वाली होती है ना, वो अभी तक ये बोलते हैं कि वहाँ मेरी जो वहाँ बैठते हैं ना, वहाँ मेरी इज्जत खराब हुई है। ये मेरे पास लड़का काम करता था और आपकी जो भांजी है इसने करी है, वो बस ये सोचते थे, वो और ज्यादा कुछ नहीं सोचते। अभी आपकी अम्मी इधर है? जी, मेरी अम्मी तो अम्मी से बात हो सकती है? जी, हो सकती है। वालेकुम सलाम। तो इनकी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, रिलेशनशिप हो गया, शादी करना चाहते थे, मुसलमान भी हो गए, तो ये उसके बावजूद आपको इनकी जो ये शादी करना अच्छा लगा या बुरा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं कहती हूँ हम खुश नसीब माँ बाप हैं जो मतलब मेरी बेटी को इतना अच्छा शौहर मिला। ये मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है, ये हमारे पास ही रहता है, इसका घर से कोई ताल्लुक नहीं है। माशाल्लाह रोजे रखता है, नमाज पढ़ता है, इस्लाम पे कायम है, मेरी बेटी को बहुत खुश रखता है। हमारे खानदान वाले बोलते हैं इतना अच्छा दामाद हमारे खानदान में नहीं है कोई, सबकी इज्जत करता है। मेरे पूरे ससुराल वाले, इसके मतलब ददियार वाले, वो सब कहते हैं कि इतना अच्छा दामाद किसी का भी नहीं है, सब इससे प्यार करते हैं। एक दिन नहीं किसी से मिलता है, सब नाराज होते हैं, हमारे घर आओ, सब बुलाते हैं, सबके यहाँ हर तकरीब में वैसे आना जाना है। बहुत खुश हैं, मैं अपने बच्चों से बहुत खुश हूँ। मैं कहती हूँ एक बेटा था, अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दे दिए। माशाल्लाह कोई नमाज नहीं छोड़ता, हाथों पे रखता है अपनी फैमिली को, कहता है मेरे 2 बेटे, बेटियां नहीं है, मेरे बेटे और मेरी बेटी को इतना खुश रखता है कि मैं कहती हूँ अल्लाह जितना तेरा शुक्र अदा करूँ कम है। पता नहीं मेरा शौहर कहता है कि अल्लाह ताला ने मेरे कौन सी नेकी कबूल की है जो मुझे इतना अच्छा बेटा मिल गया। अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ने फैसला किया कि मैं अपने शौहर का साथ दिया, मतलब दामाद ने भी, इनका मतलब दोनों खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि ये फैसला अच्छा हुआ। अगर ये लोग साथ नहीं रहते तो शायद मैं तो जिंदा नहीं होती। मैं इसलिए खुश हूँ कि मुझे नई जिंदगी मिल गई, मेरे बेटे और दामाद दोनों खुश है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा है, जितनी तारीफ करूँ कम है। अगर आप स्टेटमेंट शुरू में दे देती बयान के भाई मैं इसमें राजी हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं उसका बाप हूँ, हमें कोई इशू नहीं, हमें ये शादी मंजूर है, तो ये इतनी तकलीफ नहीं बर्दाश्त करते? नहीं, मैंने खैर ऐसा कुछ नहीं बोला। तारीख पे जाते थे कोर्ट में तो जैसे केस चल रहा होता है, पर बहरहाल ये कि फिर मैंने हमारे मामू का था थोड़े दिन, इसके पापा तो कहते हैं मेरी सबसे प्यार इनसे ज्यादा करते हैं, दोनों से खुश है ना, उन्होंने कभी कुछ बोला कि मेरी औलाद है, बल्कि ये लोग हमारे पास आए, हम इतना खुश माशाल्लाह, बहुत प्यार करते हैं। बल्कि अगर आप मुनासिब समझो तो बुला भी सकती हूँ। शानजा के मामू नहीं, अब्बू मतलब चाहो तो। शानजा के मामू अब खुश हैं या अभी भी नाराज? बस हम मिलते नहीं है, आना जाना, बस जीना मरना सब बंद कर दिया। मैं मुझे उनकी जरूरत भी नहीं अम्मी है, मेरे बच्चे नवासी हैं, मैं खुश हूँ अपनी अभी फैमिली। अम्मी के इंतकाल हो गया था, उस पे भी इनको मुंह देखने भी नहीं दिया। अगर आप चाहो तो इसके पापा से बात कर सकते हैं, आ जाएंगे करीब ही। मैं तो समझ माँ का दर्जा बड़ा है, आपने उनके, वो भी माशाल्लाह बहुत खुश है, वो इन लोगों के बगैर एक सेकंड नहीं रहते, बहुत खुश हैं। और उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि हम मिलेंगे नहीं, यहाँ नहीं आना, या कोई वक्ती तौर का थोड़ा होता है मूड ऑफ, जरा इसमें ऐसा कोई बात नहीं थी। बहुत खुश है माशाल्लाह, हम साथ रहते हैं और बच्चा बहुत नेक है, इस्लाम पे कायम है, सबका ख्याल रखता है फैमिली का, हम भी बहुत रखते हैं, ऐसी बात नहीं। यही था मेरा, छोटी सी है
मतलब अभी छोटी है थोड़ी, अभी उम्र शादी की नहीं। जी जी, बस और कोई मसला नहीं था। माशाल्लाह उन्होंने शुरू से बहुत खुश रखा है, जैसे एक माँ रखती है, उसने अपना बहुत अपनी बीवी बच्चों को खुश रखा है शुरू से। तो फिर क्या जो अब कोर्ट में वगैरह होता था, ये खर्चा वगैरह कहाँ से होता था, किसे मैनेज होता था? खर्चा मेरा जो मेरी सपोर्ट की थी उस टाइम, कुछ पैसे मेरे पास भी थे अपने, लेकिन वो उस टाइम तो आपको पता है कि पैसा कोर्ट में ऐसे ज़्यादा पता ही नहीं चलता है। तो फिर मेरी हेल्प की थी मेरा दोस्त था वहीद वसाम, उसने, और दूसरा की थी अयूब जान सरंदी ने, अयूब जान सरंदी ने, उसने भी पैसे सपोर्ट और माली मदद भी जो भी हो सकी। मेरी रिहाइश उनके पास थी, खाना पीना गाड़ियाँ सब उनकी होती थी। उनके बंदे भी मेरे साथ आते थे कि कोई खतरा ना हो, वो अपने बंदों को भी भेजते थे कि भाई इसके साथ जाओ। गाड़ियाँ भी वो अपनी देते थे। और जो साईं का बेटा शहीद हो गया पीर जवाद रहमान, वो मेरी फुल सपोर्ट करता था। हालांकि मीर मन्नावर तक मुझे कॉल की गई थी साईं को कि भाई मुझे ये बंदा वापसी दे दो, आपकी जितनी भी स्कीमें है ना रुकी हुई हम सारी बहाल कर देंगे। अच्छा, तब आईजी जो था एडी ख्वाजा था? एडी ख्वाजा, वो आपके साथ? एडी ख्वाजा उस टाइम आया था जब मैं था ना, उस टाइम था मीर मनवर शेख या ऐसे कोई था। अच्छा, मीर मुनीर शेख जी। तो पुलिस का कोई हाई प्रोफाइल कोई बंदा जिसने आपका साथ दिया हो, कहा कि बेटा हम आपके साथ हैं? पुलिस ने किया था। पुलिस ने एक बंदा था, बाकी सारे हट गए थे। एसएसपी था ना उस टाइम, उसने बोला जज को कि मैं इस लड़के को नहीं रख सकता, कल कोई मार देगा, एमक्यूएम का जोर था। फिर उस टाइम था अरबाब अली जरदारी नवाब शाह का, उसने मुझे जज को बोल दिया था, वो था सब इंस्पेक्टर। उसने मुझे बोला कि मैं इस लड़के को, मुझे चार्ज दे दो लेकिन मुझे इख्तियार फुल चाहिए, सिक्योरिटी फुल चाहिए, मैं इसको लेके जाऊंगा। फिर अरबाब अली जरदारी ने मेरा साथ दिया, बाकी पुलिस वालों ने तो मुझे कोई कसर नहीं छोड़ी। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ।